हेलो बच्चा पार्टी। तो स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं जो हमारी एक सीरीज चल रही है डेरिवेशन की। इस पे बात करते हैं सेकंड यूनिट की, जो कि है हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी। कर यूनिट 1 तक के डेरिवेशन और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो सारे के सारे कवर करा दिए गए थे। डेरिवेशन वहीं से आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कहीं इधर उधर से डेरिवेशन आ जाएगा। सारा सारा डेरिवेशन इसी वीडियो से ही आने वाला है, क्योंकि इसमें सब कुछ हमने निचोड़ बना के दे दिया है। ठीक है, अब बात आती है सेकंड यूनिट की। तो आज स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2, जिसका कि नेम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है और स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखो यहाँ पे, तो यूनिट 2 लिख लीजिए करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट प्रूविंग है वो किसकी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन निकालने की। ठीक है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकालने की जो प्रूविंग है वो है, और फॉर्मूला भी इसका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे केवल डेरिवेशन नहीं, उसके साथ साथ फॉर्मूले भी तैयार कराए जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसमें रिलेशन होता क्या है। तो देखो आई का फॉर्मूला बेटा जो लिखा हुआ है वो क्या होता है? क्यू बाई टी होता है ना। क्यू होता है एन इंटू ई। एन होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर हम स्मॉल एन से दिखेंगे तो देखो एन इक्वल टू हो जाएगा एन इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है? एरिया इंटू लेंथ। तो कैपिटल एन की वैल्यू आ गई एन इंटू एरिया इंटू लेंथ आ गई। अब हमने यहां पे इसको पुट कर दिया। ये यहां पे जो स्मॉल एन है वो हमें पहले से हमें पता है क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो स्मॉल एन है वो क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से देखो आ गया एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई अपॉन टी। अब यहां से एल अपॉन टी, एल अपॉन टी को हम क्या बोल सकते हैं? वेलोसिटी बोल सकते हैं ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से देखो आई की वैल्यू आ जाएगी एन ई ए वी डी आ जाएगी। और तुम्हें पता है जे का फॉर्मूला, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल में लिखते हैं। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आई अपॉन ए, करंट अपॉन एरिया। तो यहां से आ जाएगा एन ई वी डी। तो जे भी इंपॉर्टेंट है और ये भी है। वेक्टर फॉर्म इसका याद कर लेना। वेक्टर फॉर्म होता है जे इक्वल टू माइनस एन ई वी डी। माइनस इसलिए होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्पीड होगी, करंट डेंसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होगी। तो जे इक्वल टू आई अपॉन ए, और यहां से जे इक्वल टू क्या बनता है? एक सिग्मा ई बनता है, जो कि हमारा वेक्टर फॉर्म में जरूरी होगा ओम्स लॉ की। फिर यहां से सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। फॉर्मूले लिखते चलो इसके साथ साथ, ताकि तुम्हारी कवर हो जाए चीजें। हर एक चीज समझ में आ गई बेटा? चलो अब आते हैं दूसरे पे। दूसरी क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ में जो हमें करना है वो यहां तक करना है केवल। आई की वैल्यू क्या होती है? एन ई ए वी डी होती है। ठीक है, अभी अभी आई की वैल्यू प्रूफ हुई है कि आई की वैल्यू क्या होगी? एन ई ए वी डी होगी। तो यहां से हमने वी डी की वैल्यू निकाल ली। तो वी डी इक्वल टू देखो कितना आ गया? ई अपॉन एम वी अपॉन एल इंटू टाउ। ये प्रूविंग थी, ला एक बार करा देते हैं तुम लोगों को ताकि समझ में आ जाए। होता क्या है ओम्स लॉ की प्रूविंग में? ओम्स लॉ में जान लो, सबसे पहले कंडक्टर से समझाया जाता है। तो एक कंडक्टर है मान लो, एक ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है? एल है, और एरिया कितना है? ए है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बैठे रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बैठे रहते हैं जब तक क्या होता है इनके बीच कोई भी बैटरी नहीं लगी, तब तक ये सारे के सारे क्या करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, कोई इधर आएगा, कोई उधर आएगा। तो यहाँ पे उस समय नेट वेलोसिटी जो होती है, यूनिट से दिखा दे रहे हैं, यूनिट की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। नेट वेलोसिटी उस समय कितनी हो जाती? जीरो हो जाती। लेकिन जैसे ही मान लो इलेक्ट्रॉन आता है, तो सारे के सारे जब इलेक्ट्रॉन एक बैटरी से कंडक्टर को लगा दिया गया, तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सारे के सारे एक तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में क्या चलती है? करंट चलती है। तो इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में करंट चल रही, तो यहां पे वी नेट की वैल्यू आती।
ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में करंट चली और उधर की तरफ इलेक्ट्रॉन चले, तो वी नेट की वैल्यू जीरो तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ होती। ठीक है, तो यहाँ से जब हम v निकालते हैं तो v का फॉर्मूला होता है बच्चे u प्लस ए टी। तो यहाँ पे आ जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, u की वैल्यू क्या थी, जीरो थी, वेक्टर फॉर्म लगा दे रहे हैं ऊपर, प्लस ए क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, और t यहाँ पे आता है टाउ, टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, जो पहली बार सुन रहे हो, रिलैक्सेशन टाइम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक नंबर की डेफिनेशन और रिलैक्सेशन टाइम की, ये जो है साइड में नोट कर लो, अभी इसको बाद में जब थ्योरी कराई जाएगी तो ये इंपॉर्टेंट है। रिलैक्सेशन टाइम होता है दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन के बीच में जितना टाइम इंटरवल होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, कितना रिलैक्स कर रहा है उस समय दो टक्करों के बीच में। तो वीडी की वैल्यू आ गई एफ अपॉन एम इंटू टाउ, तो यहां से वीडी की वैल्यू हो गई ई अपॉन एम इंटू टाउ, तो ये आ जाएगा वीडी इक्वल टू ई अपॉन एम, ई की वैल्यू कितनी हो गई, v बाई एल इंटू टाउ, तो यहां से vd की वैल्यू आ गई, तो vd की वैल्यू बच्चे कितनी हो गई, ev अपॉन एम एल इंटू टाउ, ये vd की वैल्यू आ गई। vd की एक वैल्यू अभी अभी निकाल चुके हम लोग, करंट के टर्म्स में कितनी आई थी, i अपॉन ए एन, ये दोनों हम लोगों को करके दिखानी पड़ेंगे अगर ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन आता है 3 मार्क्स का। ठीक है, अब अगर हम 1 और 2 से कंपेयर करें तो देखो LHS तो सेम है, RHS में ही तो खेल हो रहा है, तो RHS को हम क्या करेंगे, V अपॉन आई के रेशियो में कैलकुलेट कर लेंगे, अभी ये तुम्हें दिखा देंगे। तो V अपॉन आई की वैल्यू आ जाएगी m अपॉन एनी स्क्वायर टाउ L अपॉन ए, तो इसको एक ब्रैकेट में कर लिया। तो देखो अगर हम फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखें, फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखने का मतलब क्या होता है, फिजिकल कंडीशन को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो m भी सेम रहेगा, n भी सेम रहेगा, e भी सेम रहेगा, टाउ भी, टाउ जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना, तो रिलैक्सेशन टाइम भी सेम रहेगा। तो इसका मतलब अगर फिजिकल कंडीशन सेम है तो लेंथ और एरिया भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो v अपॉन आई जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो v अपॉन आई कांस्टेंट होगा, और यही हमारा क्या था, ओम्स लॉ था। ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या थी, स्टेटमेंट क्या था उनका, कि अगर हम फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखते हैं तो उस समय वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, और उसी कांस्टेंट को क्या बोल दिया जाता है, रेजिस्टेंस बोल दिया जाता है। क्लियर है, या ऐसे भी बोला जाता है 10th लेवल पे कि I प्रोपोर्शनल टू V होगा, तो वो अलग अलग है, उसके लिए परेशान ना हो, स्टेटमेंट हमेशा आता है एक नंबर का इंपॉर्टेंट है तो उसको कर लेना। तो ये V अपॉन आई कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको देख लो। तो अगर यहाँ पे देखो फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखा होता तो v अपॉन आई की वैल्यू क्या आती, कांस्टेंट आती, और ये जो m अपॉन एनी स्क्वायर टाउ है ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, रो के इक्वल हो जाएगा, तो r का फॉर्मूला हो जाएगा रो इंटू एल अपॉन ए। इससे क्वेश्चन बनते हैं, वो एक वीडियो बना दी गई थी जो माइंड मैप में सारे क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे, वो वाली वीडियो देख लेना इसको देखने के बाद, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि बेसिक क्वेश्चन कैसे होते हैं। रो की वैल्यू क्या होती है, m अपॉन एनी स्क्वायर टाउ, जो बेटा r है ना, जो r होता है वो किस पे डिपेंड करता है, r जो होता है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, लेंथ पे भी करता है, और एरिया पे भी करता है। लेकिन जो रो होता है वो केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल के कंसंट्रेशन वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उसका लेंथ से और एरिया से कोई भी लेना देना नहीं। क्लियर है बच्चे, एक एक चीज समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। ठीक, अगले आते हैं। अगला देखो डीसी सर्किट है, अगर अब सेल को अगर हम किस में करें, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएं तो क्या होगा, तो जब हम सेल को सीरीज में लगाते हैं तो देख लो, जब हम बेटा सीरीज को, हाँ ये देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया गया तो ईनेट की वैल्यू, ईनेट की वैल्यू क्या है, सारे के सारे अगर देखो पोलैरिटी सेम लगी है, जैसे ऐसे लगा है फिर ऐसे लगा है, तो यहाँ पे अगर इसका माइनस दूसरे वाले के प्लस से अटैच है तब तो ये कहलाता है राइट कनेक्शन है। ठीक है, तो उस समय ऐड हो जाते हैं, E1 प्लस E2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पर
अगर ये तुम्हारा कहलाएगा तो ई नेट की वैल्यू, अगर एन सेल है तो ई नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन इंटू ई हो जाएगी। तो ई नेट की वैल्यू देखो एन ई हो गई, इंटरनल रेजिस्टेंस है सीरीज में है, तो आर नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन इंटू आर हो जाएगी। तो जब इसको पूरा बना देंगे तो जो इसका सिंप्लीफाइड सर्किट बनेगा, जो भी बेटा इसका सिंप्लीफाइड सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा, एक ईएमएफ होगा और ये होगा और उसके बाद ऐसे रेजिस्टेंस लगा होगा। तो यहाँ पे ये देखो एन आर आ गया, ये कैपिटल आर हो गया और ये एन ई हो गया। तो आई की वैल्यू आ जाएगी एन ई अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर। क्लियर है इतना, कहीं कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी। अब अगर एन आर इज लेस देन आर हो, है ना, यूजफुल कब होगा भाई, पैसा खर्चा कर रहे हो तो फायदा भी तो हो। ऐसा तो है नहीं कि पापा का पैसा है तो उजाड़ना ही है ना। सेल लगा रहे हो भाई, एक सेल आता है 10 रुपए का, जो एवर रेडी वगैरह के भी सेल आते हैं वो भी 10 रुपए के आते हैं। तो मान लो कि अगर 10 लगा रहे हो, 5 सेल खरीदे तो 5 टाइम्स फायदा भी तो हो। तो फायदा इसका कब होता है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है, या कह दें कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, तब उस समय फायदा होता है। तो एन आर जो होगा अगर लेस देन आर है तभी फायदा है। तो आई की वैल्यू एन ई अपॉन आर हो जाएगी। इसमें पूछा जाता है कि फायदा कब है, तो फायदा जब होता है जब एक्सटर्नल जो होता है वो इंटरनल से ज्यादा हो, तब होता है। क्लियर है इतना, समझ में आ रहा है? ठीक, अगला देखते हैं। अगला है पैरेलल कॉम्बिनेशन में आइडेंटिकल सेल लगे हुए हैं। ठीक है, आइडेंटिकल सेल लगे हुए हैं तो ये डायग्राम ऐसे समझ में आ रहा होगा। तो देखो यहाँ पे ई है, ये आर है, ये ई है, ये आर है, एम सेल है। ठीक है, तो अब इसके बाद देखते हैं, अगर हमारे पास ऐसे लगे हुए हैं तो तुम्हें पता है कि भैया पैरेलल वोल्टेज में, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। तो ई नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो तो ई के ही इक्वल हो जाएगी। और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, आर अपॉन एम हो जाता है। क्लियर है इतना, तो यहाँ से आर बाई एम हो जाएगा। तो आई की वैल्यू आ गई ई नेट अपॉन आर नेट प्लस आर। तो आई की वैल्यू बच्चे हो गई ई अपॉन आर बाई एम प्लस कैपिटल आर। अब यहाँ पे जो r है वो क्या है, लेस देन r बाई एम है। तो i की वैल्यू हो जाएगी m इंटू ई बाई आर। तो फायदा कब है, जब इंटरनल वो ज्यादा हो एक्सटर्नल से। ठीक है, अगर इंटरनल हमारा एक्सटर्नल से ज्यादा होगा तभी फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो सीरीज में कब फायदा होता है, जब एक्सटर्नल ज्यादा होता है, और पैरेलल में कब फायदा होता है, जब इंटरनल ज्यादा होता है। क्लियर है इतना। अब आती है बात किसकी, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन देखो, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में क्या है कि ये तुम्हारे सेल लगे हुए हैं ऐसे, तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में मान लो कि एक सेल लगे हुए हैं ऐसे, एन सेल लगे हुए हैं हर एक में, और टोटल कितनी है, एम ब्रांचें। तो ये हमारा पहला डायग्राम है। फिर उसके बाद देखो ई ई ई, ये सारे के सारे किस में थे बेटा, ये थे हमारे सीरीज में थे। तो ये कितना हो जाएगा, एन ई हो जाएगा, और इधर से ये एन ई हो गया, ये एन ई हो गया। और टोटल रेजिस्टेंस एक सेल का कितना हो जाएगा, एक लाइन का, एन इंटू आर होगा ना। पहले अगर हम इस लाइन का रेजिस्टेंस निकालें तो आर आर आर, ये सारे के सारे किस में, सीरीज में है ना। तो ये टोटल हो जाएगा एन आर। और इसके बाद टोटल लाइन कितनी है, एम ब्रांचें हैं, तो एन आर एन आर एन आर हो जाएगा। अब बताओ ई नेट की वैल्यू, ई नेट की वैल्यू तो बेटा एन ई ही आएगी। ठीक है, लेकिन आर नेट बताओ कितना हो जाएगा, आर नेट हो जाएगा एन आर अपॉन एम हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद ये तुम्हारा सेल लगा हुआ है। इतनी बात समझ में आ रही है, डायग्राम में कहीं कोई दिक्कत हो, जूम करके दिखाते हैं तुम्हें। एक लाइन में जो सेल हैं वो कितने हैं, एक लाइन में जो सेल लगे हुए हैं वो हमारे हैं इतने, ई दिया हुआ है। और उसके बाद एक लाइन में कितने हैं, एन सेल लगे हुए हैं, और कितनी लाइनें हैं, कितने रो हैं, एम कॉलम, एम रो हैं। ठीक है, तो अगर एक लाइन में एन सेल लगे हुए हैं सीरीज में, तो हर का रेजिस्टेंस आर 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 इतना है। तो वहां से वो कितना हो जाएगा, 3 आर होंगे तो ट्रिपल आर हो जाएगा, आर आर आर।
और अगर n होंगे तो कितना हो जाएगा, nr हो जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू इतनी आ जाएगी। समझ में आ रहा है बच्चे? कहीं कोई दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो यार लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दो। आप इतना वीडियो देख ली है तो ऐसा भी नहीं है कि टाइम वेस्ट हो गया होगा तुम्हारा। एक लाइक तो बनता है ना। और एक यार इतना तो सपोर्ट कर ही दो कि एक एक सब्सक्राइबर या अपने ग्रुप में दोस्तों को शेयर कर दिया करो, है ना। एक एक दोस्त तो लेके आओ कि हाँ टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। प्री बोल्ड के हिसाब से, बोल्ड के हिसाब से जो एक्यूरेसी है, क्योंकि अब मैं यहाँ पे जोक मारूं यार, तुम लोगों की ज़िंदगी में वैसे इतने जोक बन गए हैं, तुम खुद ही एक जोक हो चुके हो अब तक। इतने प्री बोर्ड दे करके, पेपर टेस्ट दे करके नंबर आते नहीं हैं, तो अब क्या जोक मारे, है ना। कोई लाइव क्लास होती है तो उसमें मारा जाएगा, ऐसे मारो तो फिर वो बिलो स्टैंडर्ड लगता है जोक। जोक की भी अपनी एक ऑरा होना चाहिए कि हाँ कहाँ पे कितना मारना है। लेकिन अब ये इस समय जोक मारने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है ना। तुम यहाँ जोक सुनने आए हो, जोक सुनने के लिए बहुत सारे चैनल है, अच्छे अच्छे कॉमेडी करते हैं सबके सब, तो वहाँ पे जाके कर लेना, देख लेना। लेकिन यहाँ पे अगर आए हो 30 मिनट की वीडियो, 40 मिनट की वीडियो, जितने की भी है ना, तो वो प्रॉपर कॉपी पेन ले करके समझो, तभी मज़ा है क्लास का। नहीं तो फिर मज़ा नहीं है। फिर तो हम स्टूडियो वाली क्लास में भी ले करके बैठे रहते हैं, लेकिन वो फिर टाइम बाउंडेशन में उतना नहीं दे पाते। हमने काफ़ी कोशिश की थी इस बार स्टूडियो में देने की, लेकिन क्या होता है ना, जब हम लिख रहे होते हैं तो फिर लगता है कि यार ये भी चीज़ भी बतानी चाहिए। और फिर वो करते 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 वीडियो जो होती है वो पूरी अगर प्रॉपर बनाए तो 3 घंटे की हो जाती है। अब बताओ इस समय 3 घंटे की वीडियो देखने का कोई मतलब है तुम्हारा? कोई मतलब नहीं है ना। तो इसीलिए ठीक। तो ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में इतना हो गया। अब ई नेट की वैल्यू आ चुकी है, ई नेट की वैल्यू आ गई बच्चे, एन ई हो गया। आर नेट की वैल्यू कितनी हो गई, एन आर बाई एम हो गई। तो अगर हम आई की वैल्यू निकालेंगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी एन ई अपॉन एन आर बाई एम प्लस कैपिटल आर, ठीक है। और यहां से हमारा ये होगा। इतना लंबा याद करना नहीं है तुम्हें, तुम्हें बस ये याद रखना है ऊपर वाला, ठीक है। ये मत याद रखना, नहीं तो याद कर लोगे तुम लोग, बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक। तो ये वैल्यू याद रखनी। फिर उसके बाद देखो आई मैक्सिमम के लिए कंडीशन ये है, ये याद रखना है तुम्हें। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि अगर एन आर बाई एम जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रहे हो वो नंबर ऑफ सेल इन ईच रो एन आर बाई एम के इक्वल होना चाहिए। इस पे मेंस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, नीट पे भी बनते हैं, तो इसको ध्यान रखना है तुम्हें। नंबर ऑफ सेल पूछा जाएगा तो नंबर ऑफ सेल की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, वो तुम्हारी हो जाएगी आर इक्वल टू एन आर बाई एम, या टोटल नंबर ऑफ सेल अगर पूछा जाएगा तो एम इंटू एन हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट प्रूविंग इस पूरे चैप्टर की, जो कि है क्या, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन व्हीट स्टोन ब्रिज देख लो। व्हीट स्टोन ब्रिज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले 5 रेजिस्टेंस होने चाहिए। अगर किसी भी सर्किट में 5 रेजिस्टेंस हैं तब तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि वो व्हीट स्टोन ब्रिज हो सकता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का अगर हमें कॉन्सेप्ट समझना है तो व्हीट स्टोन ब्रिज में देखो क्या क्या होगा। ये तुम्हारा ए से डी इधर गया, डी से बी इधर, ए से सी इधर, सी से बी इधर। तो हमें यहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज में ये कहा जाता है कि अगर आर वन बाई आर टू, इफ आर वन बाई आर टू इक्वल टू आर थ्री बाई आर फोर है, ठीक है, अगर ऐसा है तो उस समय देन नो करंट, कोई भी करंट हमारी R5 में नहीं जाएगी। नो करंट इन R5, ये इसका स्टेटमेंट है कि अगर 5 रेजिस्टेंस दिए गए हैं और 2 आर्म का रेशियो R1 बाई R2 इधर के 2 आर्म के रेशियो के इक्वल है, R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4 है मेरे बच्चे, तो वहां पर R5 में कोई भी करंट नहीं जाएगी। ये इसका रूल होता है, ठीक है। प्रूफ कैसे करते हैं वो अभी हम समझा देते हैं तुमको। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम मैश की बात करेंगे, है ना, यहाँ पे जो लूप बना रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो तुम्हें किरचॉफ लॉ का आइडिया है थोड़ा बहुत। किरचॉफ लॉ में होता था कि सिग्मा वी इक्वल टू 0 होता था, तो हमने उसके बेसिस पे I1P प्लस I2R, I1P प्लस I2R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से I1 बाई I2 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही दूसरे वाले लूप में देखा तो माइनस I2Q प्लस SI2 इक्वल टू जितना आ गया 0, तो यहां से इसकी वैल्यू आ गई। तुम्हें पता है कि यहाँ पे 1 और 2 से
R अपॉन T किसके इक्वल हो जाएगा, S अपॉन Q के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि LHS क्या है, इक्वल है। I1 अपॉन I2 वहां पे भी लिखा हुआ था, I1 अपॉन I2 यहाँ पर भी लिखा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो ये हमारी यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, तो ये बन जाएगा P अपॉन Q इक्वल टू R बाई एस। क्लियर है इतना, हर एक चीज समझ में आ रही है। पोटेंशियोमीटर सीबीएसई के कोर्स से तो पूरा का पूरा ही हटा हुआ है, सीबीएसई में पोटेंशियोमीटर नहीं है, आईएससी में पोटेंशियोमीटर है। तो पोटेंशियोमीटर में डेरिवेशन नहीं आएगा, केवल इसका आएगा कि कंपेयर कैसे करते हैं E1 अपॉन E2 को, तो वो देख लो, डायग्राम बना ही हुआ है, खत्म ही करते हैं। सीबीएसई में ये नहीं है तो परेशान मत होना बिल्कुल भी कि कर लो, सीबीएसई में नहीं है। तो यहाँ पे देखो एक E1 सेल बना हुआ है, ये हमारा क्या है, एक E1 सेल बना हुआ है, ई है बेटा, ये की बना हुआ है, की है, ये रेजिस्टेंस हो गया। एक यहाँ पे E1 है, ये यहाँ पे E2 है, एक लेंथ L है, एक लेंथ L1 L2 है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पे E1 अपॉन E2, ये हमारा, तुम्हें देखो ये डायग्राम आता है, डायग्राम बनाने को आता है, और उसके बाद इतने लिखने को आता है। तो K1 इज क्लोज्ड होगा, K1 की वैल्यू अगर हम क्लोज कर देंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी।